That is, if we need any change in the Instru- article, then state government can do with The central government can, central government, not the central government per se, president, state government. So this means that statement means that give more powers to states. नहीं, that means giving more power to center. अगर इसमें ज्यादा होता है ना, अगर इसमें ऐड ज्यादा होते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में अगर ज्यादा चीजें ऐड होती है, करेंसी, हाँ श्योर, करेंसी किसमें फॉल होती है, इनमें से वो यूनियन का सब्जेक्ट है, यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। हम और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, बहुत सारी हमारे पास, अभी जब हम आगे जाएंगे हमारे पास नॉमेनक्लेचर भी अलग था, हमारे पास सदर रियासत था, हमारे पास बाकी चीज़ें थी। यहाँ से जो जो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म की, हम इसके साथ साथ पहुँचेंगे जिसको हम कहेंगे, जहाँ से हम बढ़ रहे हैं, हम इसको ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन जो था, जो जे.एंड.के स्टेट असेंबली ने पास किया था 2000 में, उसमें भी देखेंगे क्या हुआ था। ठीक, सो प्राइमा फेसी दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। In fact, 370 also said that if you need to, you can even repeal it. 370 ने कहा कि आप 370 खत्म कर सकते हो, मगर वो कर सकता है फिर से प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट। According to 370, 370 can be revoked. According to 370, 370 can be revoked by the presidential order, but the president has to do it with the consultation of constituent assembly. By presidential order, but bracket में लिखना फिर president in consultation with constituent assembly of J&K. ब्रैकेट में लिखना प्रेसिडेंट इन कंसल्टे, ब्रैकेट में लिखना प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विथ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विथ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, पहला ऑर्डर जो निकला जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था, उसको बोलते हैं, राइट इट, कॉन्स्टिट्यूशन ब्रैकेट में फिर लिखना एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर, कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर, कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर, ऑर्डर 1950। ठीक है, इस ऑर्डर ने बताया एक्ट नहीं है, ये बात समझना, ये एक्ट नहीं है, ये ऑर्डर है। क्यों एक्ट नहीं है? क्योंकि एक्ट हो ही नहीं सकता था, पार्लियामेंट इज नॉट एम्पावर्ड टू लेजिस्लेट। जो भी सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स चलेंगे, जब ये केस सुना जाएगा, जब सुप्रीम कोर्ट को टाइम मिलेगा, तो यही आर्ग्यूमेंट्स उठेंगे, वकील जो है यही बातें करेंगे कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से नहीं होना था, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से होना था। मगर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाया गया, जो जब हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट देखेंगे, इसीलिए मैं थोड़ा पीछे गया, मैंने सोचा आप लोगों को एंटायरिटी में समझ आए। सो इस केस में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आता है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1950। ये डिफाइन करता है ज्यूरिसडिक्शन सेंटर की इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डिफाइंस द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सेंटर इन जम्मू एंड कश्मीर, J&K, ऑफ सेंटर इन J&K। कहां तक, कहां तक ज्यूरिसडिक्शन, कहां तक सेंटर बोल सकता है। ठीक है, ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस ऑर्डर को रेटिफाई किया, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस ऑर्डर को रेटिफाई किया। बात समझना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, 5 साल लेती है, 5 साल के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रेटिफाई करती है इस ऑर्डर को, और नया एक ऑर्डर निकलता है
J&K Constitution application to Jammu and Kashmir order, Jammu and Kashmir Constitution application to Jammu and Kashmir order 1954. ठीक है, सो 1954 वाला ऑर्डर फिर से आता है और ये ऑर्डर अभी तक चल रहे हैं। एक्ट नहीं है। एक्ट क्यों नहीं है, आप समझ गए क्यों नहीं है। अब जो हमें इसके बाद पढ़ना है J&K रीऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्डर नहीं है। समझ आ रहा है समझ। अभी तक क्यों नहीं था एक्ट, अब क्यों है एक्ट। ठीक, गुड, इसका मतलब मैंने जीता। तो ये जो ऑर्डर था 1954 वाला, इसने सुपरसीड किया 1950 वाले ऑर्डर को। अब 50 वाला खत्म हुआ, अब 54 वाला है। और परसों जो हटा वो 1954 वाला हटा, क्योंकि अभी तक अब गवर्न कर रहा था रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट अर्स्टवाइल। ये ऑर्डर, बात समझ आई। सो अब कर रहा था रेगुलेट रिलेशनशिप, ये वाला ऑर्डर। ठीक, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग अभी तक चल क्या रहा था। जम्मू एंड कश्मीर इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या था, 54 वाले। जम्मू एंड कश्मीर वाज अ पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। ये याद रखना, ये वाला ऑर्डर हमने रेटिफाई किया था, हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने, स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रेटिफाई किया है। ये सुनने में प्रॉब्लम क्यों होती। नहीं, ये बात सो क्या बोल रहा था मैं। हाँ, सो J&K was a part of erstwhile state of Jammu and Kashmir was a part of Union of India। ये जो आर्टिकल 370 है, ये याद रखना है, मुझे अचानक से याद। इट वाज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल पार्ट 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 21 कभी पूछ देता है किस वाले पार्ट में था। ठीक, सो इट वाज अ पार्ट ऑफ 21। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर नाउ 1954 वाले जिसके हम गवर्न कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रल पार्ट है यूनियन ऑफ इंडिया का, और सेंटर की शेड्यूल 1 आर्टिकल 1 अप्लाई होता है टू जम्मू एंड कश्मीर। अभी हम पीछे हैं, अभी आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कंफ्यूज नहीं होना। आज की बात हम करेंगे जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन उठाएंगे। अभी समझ आ रहा है ना, अभी मैं पीछे बोल रहा हूं, जो था गुजरा आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना। ठीक है, अभी वहां है। सो था ये कि हम पार्ट थे किसके, शेड्यूल 1 आर्टिकल 1 के। सो कश्मीर हैड, J&K had a place in Schedule 1 Part 1 of Indian Constitution. Schedule 1 Part 1 of Indian Constitution. But J&K was a part of Schedule 1 Part 1 of Indian Constitution. ठीक, अकॉर्डिंग टू 1954 ऑर्डर। 1954 ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम पार्ट थे शेड्यूल 1 पार्ट 1 का। क्योंकि हम पार्ट है शेड्यूल 1 पार्ट 1 के, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यह है सेंटर यूनिलेटरली चेंज कर सकता है, बाउंड्रीज बाइफरकेट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, मगर नॉट इन द केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बात सुनना, फिर से बताता हूं, हम शेड्यूल 1 पार्ट 1 के पार्ट हैं अब बिकॉज ऑफ 1954 ऑर्डर। जब हम उसके पार्ट हैं तो सेंटर, जैसे बाकी स्टेट्स पार्ट हैं, यूनियन टेरिटरीज पार्ट है, तो सेंटर गवर्नमेंट यूनिलेटरली चेंज कर सकता है नेम, बाउंड्रीज, ज्यूरिसडिक्शन, कुछ भी। कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज में बड़ा क्लियर है। आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट सेज द सेंटर कैन यूनिलेटरली डू इट। स्टेट्स की बस कंसर्न चाहिए, वो नाम की होती है। स्टेट्स रीऑर्गेनाइज करना कोई बड़ी बात नहीं, नई बात नहीं है इंडिया में। इनफैक्ट व्हेन इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस, आजादी के साथ साथ ही हमने रीऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया। हमने लैंग्वेज के बेसिस पे पहली स्टेट रीऑर्गेनाइज की, आंध्र प्रदेश। ठीक, सो स्टेट्स रीऑर्गेनाइज करना नई बात नहीं है। सेंटर करता है, सेंटर कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कर सकता है, मगर किस बेसिस पे,
बाकी सबके केस में क्योंकि शेड्यूल 1 पार्ट 1 के पार्ट है, J&K के केस में डिफरेंट है कि J&K के केस में हम पार्ट है शेड्यूल 1 के पार्ट 1 के, बट द सेंटर कैन नॉट यूनिलेटरली चेंज द बाउंड्रीज नेम ऑफ द स्टेट. यूनिलेटरली नहीं कर सकता J&K के केस में. ठीक है. सो क्योंकि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बड़ा बल्कि डॉक्यूमेंट है, हमने सब कुछ इसमें लिख डाला. ठीक है, हमने सब कुछ लिख डाला, जबकि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन जब आप उठा के देखोगे 5 पेज है. ठीक है. सो हमारा बहुत बल्कि डॉक्यूमेंट है. ठीक. इस पे मुझे कुछ याद आता है, बताओ, मगर अपने तक ही रखना, मगर यह अपने तक ही रखना. Devil lies in detail. ठीक है. So that happened. Now this bulkiest of documents gave us our own constitution. इसमें बहुत सारे प्रोविजंस है, पार्ट्स हैं. पार्ट 1 अलग चीज के साथ डील करता है, इस पर किताब में चैप्टर छा आसान, नथिंग मच. ठीक है. पार्ट 6 जो है, पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो डिसाइड करता है, वो बात करता है स्टेट गवर्नमेंट्स की, कि स्टेट में गवर्नमेंट कैसी होगी, रिलेशन क्या होगी, हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दिस दैट, फलाना ढिमकाना, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट. सो स्टेट कैसे गवर्न होगी, वो किस चैप्टर में लिखा है, वो किस जगह लिखा है, उसको बोलते हैं पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इस 300 तो हर कोई स्टेट ऑफ इंडिया जो है वो गवर्न होती है 370 की वजह से. पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ J&K. ठीक है, लिखते जाओ. नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ J&K. सो पार्ट 6 जो था, जो डील करता है स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, दैट वाज नॉट एप्लीकेबल to the state of erstwhile. ठीक. 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जिसकी मैंने अभी बात की, 3 लिस्ट बनाता है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट. एक और लिस्ट भी होती है. तो सेंट्रल लिस्ट में जो चीजें हैं वो सेंटर पे कानून बनाएगा, स्टेट पे स्टेट. ये तब बनाया था ना कॉन्स्टिट्यूशन. आज बहुत चीजें और हुई जो उस टाइम पे सोच भी नहीं सकता था, जैसे द बूम ऑफ द इंटरनेट, लेट्स से इंटरनेट गवर्नेंस. इंटरनेट गवर्नेंस इज अ बिग इशू नाउ. ठीक. उस टाइम पे सोचा नहीं होगा. तो इसको आज कहां डालेंगे, इसको सेंट्रल लिस्ट में डालेंगे, स्टेट लिस्ट में डालेंगे, कंकरेंट लिस्ट में डालेंगे. तो और एक लिस्ट है जिसको बोलते हैं रेजिड्यूरी पावर्स, जो इनमें से कहीं नहीं लिखा हुआ है. रेजिड्यूरी पावर्स. ठीक. रेजिड्यूरी पावर्स जो है सेंटर के केस में, पूरे इंडिया के केस में, रेजिड्यूरी सेंट्रल लिस्ट पे तो सेंटर कानून बनाता है, स्टेट लिस्ट पे तो स्टेट बनाता है, कंकरेंट पे दोनों बनाते हैं. जो रेजिड्यूरी लिस्ट है उस पे कानून बनाता है सेंटर फॉर रेस्ट ऑफ इंडिया. फॉर J&K, बिकॉज ऑफ 370, रेजिड्यूरी पावर्स वेयर विद द erstwhile. ठीक. 370 की वजह से रेजिड्यूरी पावर्स हमारे केस में हमारे पास थे. ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? So then what was the difference because in the same concurrent list and in the central list, state can govern for states, right? Center can govern for states. Then what was the main difference? सेंटर 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट थे, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट. सेंटर पे जो चीजें थी उस पे सेंटर कानून बनाता, स्टेट पे स्टेट बनाता, कंकरेंट पे दोनों बनाते. जो कहीं लिखी ही नहीं चीज वो रेजिड्यूरी में है, और वो लिस्ट का पावर उस पे कानून बनाने का सेंटर के पास है. बट हमारे केस में बिकॉज ऑफ 370 ये किसके पास था? समझ तो रहा आया? समझ आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, क्या करो.
हाँ, और इंपॉर्टेंट चीज जिसका इंप्लीकेशन आप डायरेक्टली देख लेंगे अभी, जिसका इंप्लीकेशन आपको समझ आ रहा होगा अभी जब मैं बोलने वाला हूं, आपको खुद समझ आएगा। कल महबूबा मुफ्ती फिर से हाउस अरेस्ट हुई, उमर अब्दुल्ला भी हो गया, मगर वो अरेस्ट नहीं हुए, वो डिटेन हुए। ठीक, प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो अभी तक स्टेट सब्जेक्ट था। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो स्टेट सब्जेक्ट था। लिखो इसको, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानून सेंटर बनाता वो स्टेट पे नहीं लगते थे। ठीक, प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो कानून सेंटर बनाता वो नहीं लगते थे, एप्लीकेबल नहीं थे टू द स्टेट ऑफ जे.एंड.के। कहां पर? क्या बोल रहा था मैं? प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज मेड वाज अ स्टेट सब्जेक्ट, बट नाउ ए सेंट्रल सब्जेक्ट। नाउ इट इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट। उसको ब्रैकेट में लिखना, बिकॉज ऑफ वो है, हम जानते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन was a state subject. ठीक है, क्योंकि because the preventive detention laws of the parliament were not applicable to the state of J&K. ठीक, अरेस्ट आसान अख चीज, प्रिवेंटिव डिटेंशन को ब्याख चीज। अरेस्ट गो, उसने एक जुर्म किया, उसको पकड़ो। प्रिवेंटिव डिटेंशन है जहां बोलते हो वो करने वाला है, उसको पकड़ो, सो दैट टू प्रिवेंट हिम और हर फ्रॉम डूइंग समथिंग। ठीक, अभी तक वो कानून हमारे अपने चलते थे 370 की वजह से। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानून भी सेंटर के हैं, इसीलिए चाचा जान अंदर रहते हैं। आएगा, इंशाल्लाह आएगा। विल डिस्कस इट उसके बाद। यही पार्ट और एक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, बच्चा थोड़ा ध्यान रखो फिर से। और एक पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसको हम कहते हैं पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज एप्लीकेबल टू J&K. Part 3 of Indian Constitution was applicable to J&K. Part 3 of Indian Constitution was applicable, अभी was की बात कर रहे हैं ना क्योंकि 370, was applicable to the state of J&K. Fundamental rights. ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स जो थी, राइट टू प्रॉपर्टी भी वहां एक राइट था, फिर वो खत्म किया गया। मगर हमारे यहां राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था परसों तक। जमीन का बड़ा किस्सा है कश्मीर का। डिड आई टेल यू व्हाट ओल्ड यूरोपियन ट्रैवलर्स वुड डू व्हेन दे वुड कम टू कश्मीर? बोला मैंने आपको, सुनोगे वो क्या करते थे? सो व्हेन ऑल दीज यूरोपियन ट्रैवलर्स ages say when they used to visit Kashmir, they would define Kashmir as a paradise on earth. The magnificent frame, all of them, almost all of them. And almost all of them, when they defined Kashmiri, they would say an ugly picture in the magnificent frame. Paradise bestowed on the wrong people. और ये इतना था क्योंकि अब जन्नत है, जन्नत सबके लिए थोड़ी होती है यार, तो जन्नत में जगह सबको नहीं मिलती है। तो हमने इससे पहले भी क्या किया, अंग्रेजों को भी जगह नहीं छोड़ी, बट वो अंग्रेज है।
उन्होंने कहा ठीक है जमीन पे नहीं रहेंगे, हमें पानी पे जगह दो, तो उन्होंने हाउस बोटें बनाई। नील आर्मस्ट्रांग जब ऊपर से आया, ऊपर से कहां से, do you know what is the first thing he did? He came to Kashmir. हाँ, डल जाना वहां किसी को पूछना, ठीक है। हमें अपना कुछ नहीं पता, इसीलिए मैंने कहा जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, होने दो। सो जो ये राइट टू प्रॉपर्टी था, ये फंडामेंटल राइट था J&K में, ठीक है। इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट जो लैंड रिफॉर्म्स थे इंडिया में, वो J&K में हुए थे। लैंड रिफॉर्म्स फख्र सान लुकन वना, दोस्तन वना, नेबरुम का समक्यो, चैट करियो, फेसबुकस पर कमेंट करियो, हमारे यहाँ कोई भी रास्ते पे नहीं सोता है, फख्र सान वना। हमारे यहाँ लैंड रिफॉर्म्स जो है वो बड़े सक्सेसफुल थे, ठीक। वाइन कहते हैं शोंगो, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ और एक चैप्टर है, पार्ट है, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट 4 में आता है वो। पार्ट 4 में, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बात करता है किसकी, पार्ट 4 करता है डायरेक्ट टू DPSPs, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, 4A। पार्ट 4 एंड 4A, पार्ट 4 एंड 4A। 4 जो है वो डील करता है DPSPs के साथ, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSPs। पार्ट 4 एंड पार्ट 4A ये करता है DPSPs के साथ, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या होता है डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नाम में ही आपको पता चलेगा। डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्शंस जो ये कॉन्स्टिट्यूशन देता है स्टेट को कि ये काम करो, ठीक, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और 4A जो डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ। जना गाना माना जब गाया जाए तो खड़े हो जाओ, फंडामेंटल। ये एप्लीकेबल नहीं था टू स्टेट ऑफ J&K, ठीक। सो पार्ट 4 एंड पार्ट 4A, these were not applicable to the state of J&K. ठीक है। इंटरनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है इमरजेंसीज की भी। इमरजेंसीज, व्हाट आर इमरजेंसीज? इमरजेंसीज आर बेसिकली ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस। क्योंकि मैंने कहा ना सब कुछ लिख डाला, अगर ये हुआ तो ये करना है, ये हुआ तो ये करना है, ये हुआ तो ये करना है, सब कुछ लिख डाला क्योंकि यूनियन को साथ रखना था। हाँ, कांग्रेसन बनो, आजाद करो, फटने दी है न किए अथो सूरत ब्याह का। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया talks about emergencies. Emergencies are these extraordinary situations. They are these extraordinary situations. ठीक है। और वो इमरजेंसी हो सकती है या तो फाइनेंशियल इमरजेंसी हो सकती है, ठीक है, इंडिया के फाइनेंसेस पे प्रॉब्लम आ जाए, या वो हो सकती है इंटरनल एग्रेशन या एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल रिबेलियन, ठीक है। सो इमरजेंसीज हो सकती है। इमरजेंसीज होता क्या बेसिकली कि स्ट्रक्चर चेंज होता है। स्ट्रक्चर चेंज होता है कि सेंटर एम्पावर होता है स्टेट को डायरेक्ट डायरेक्शंस देने में। ये वाला किस्सा जो था, जो अभी तक आपने देखा, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये वाली डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। काचा फिक्र तारा तो डायरेक्टली सेंटर डायरेक्शंस देता है, चाहे स्टेट में हो, सेंटर में हो, कहीं भी हो, तो हम जी बोलेंगे, ठीक है, हम जो बोलेंगे वही करना है, क्योंकि इमरजेंसी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन इमरजेंसी अगर लगती ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, वो डायरेक्टली नहीं लगती J&K पे विदाउट स्टेट कंसेंट। का अच्छा फिक्र था ना, बेवनो इमरजेंसी proclamation of emergency due to internal disturbances, proclamation of emergency due to internal
disturbances would not have an effect on the state. Would not have an effect on the state. Would not have an effect on the state except for the concurrence of the state. जब तक state यहीं से ना बोले, ठीक है? Except for the state government. President had no power. President had no powers to declare. It's so alien. Naturally आता नहीं है. Had नहीं आता. पर रहना पड़ेगा, जीना पड़ेगा इसी के साथ. President had no powers to declare financial emergency. President had no powers to declare financial. ये कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, इसीलिए समझ के सब कुछ. To declare financial emergency in relation to J&K. ठीक है. हमारे यहां इमरजेंसी जो लगती थी वो दो तरीके की लगती थी. प्रेसिडेंट्स रूल, गवर्नर्स रूल. हमारे यहां इमरजेंसी जो लगती थी दो लगती थी. प्रेसिडेंट्स रूल, गवर्नर्स रूल. प्रेसिडेंट्स रूल हो गया नेशनल इमरजेंसी. गवर्नर्स रूल हो गया तब जब फेलियर ऑफ कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन हो. ठीक है, यू नो दिस. क्या क्या मजा नहीं आ रहा तुम लोग को? एक इंपॉर्टेंट चीज, हाई कोर्ट्स इशू करती हैं रिट्स. ठीक, पूरे इंडिया में जो स्ट्रक्चर है, पॉलिटी हमारे यहां जो है वो ड्यूअल है. दैट मींस दैट वी हैव अ ड्यूअल पॉलिटी. वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. मगर जुडिशरी जो इंडिया की है वो इंटीग्रेटेड है, हेडेड बाय द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया. इट्स कॉल्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. देन यू हैव हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स. मगर ये अलग अलग नहीं है. जैसे ड्यूअल पॉलिटी है, सेंट्रल लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, ये एक ही है ऊपर से नीचे तक. क्योंकि अपील्स फ्रॉम द लोअर कोर्ट लाई टू द हाई कोर्ट, अपील फ्रॉम द हाई कोर्ट लाई टू द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, इट गोज लाइक दैट. ठीक, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है इशू करते हैं रिट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स. रिट गो रिट सुना पाई क्या गो, तो ये करते हैं रिट्स इशू. ठीक, अभी तक हाल जो था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट इशू करता था रिट्स सिर्फ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए. ये जो अभी हमने देखा फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए पार्ट 3 ऑफ इंडियन, नॉट पार्ट 6, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स थे उनको एनफोर्स करने के लिए रिट इशू करता था सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए. ये अच्छे से समझो. अच्छा 2 मिनट ध्यान रखो, देन विल कॉल इट अ डे. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो गार्डियन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो फाइनल इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो रिट्स इशू करता है. उसको पावर दिया गया है टू इशू रिट्स. वो रिट्स इशू करता है. हाई कोर्ट्स भी रिट्स इशू करते हैं. पहले रुको सुप्रीम कोर्ट पे. सुप्रीम कोर्ट इशू करता है रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. राइट टू लिव, राइट टू रिलीजन, प्रोफेस एनी रिलीजन. ये मुझे जनाब जय माता बुला रहा है, ये मुझे जय श्री राम बुलवा रहा है, मैं मुसलमान हूं साहब, तो मैं सुप्रीम कोर्ट को जाऊंगा. सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करेगा, इसको मत बुलवाओ, ये इसका फंडामेंटल राइट है. ठीक, सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया as the guardian of the Constitution of India and as the final interpreter of the Constitution of India, it was given with certain powers to issue writs, and those writs it issued for the enforcement of fundamental rights. High courts की जब बात आए, high courts को भी ये पावर दिया गया है to issue writs, but not only for the enforcement of fundamental rights but for other rights also. बात समझ आई? J&K के केस में हाई कोर्ट को पावर नहीं था और कोई रिट करने का. ओनली फंडामेंटल राइट नहीं था. ठीक, नहीं था. बात समझ आई ना मैं क्या बोल रहा हूं? पक्का किया हो ना समझ? अगर ये चीज रचो हक, सुप्रीम कोर्ट करे रिट इशू. ठीक,
हाई कोर्ट ते हेके करित फंडामेंटल राइट्स खत जो तेरे राइट्स है फंडामेंटल राइट्स वो अगर इन्फ्रिंज होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट तुझे रेट इशू करेगा, सिर्फ उनके लिए, बाकी राइट्स के लिए नहीं। ठीक, घर में फसाद है कुछ है उसके लिए यहां नहीं करेगा ये रेट इशू, क्योंकि ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए करेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं। ये राइट्स है इंडिविजुअल के, ये राइट्स है एक सिटीजन के। ठीक, हाई कोर्ट्स को पावर था इंडिया में, हाई कोर्ट से हर स्टेट में हाई कोर्ट्स को पावर था, एक तो वो फंडामेंटल राइट्स के लिए इशू करेंगे रिट्स और वो करेंगे इसके लिए। समझ तो रहा है? पक्का? ठीक, चलो जी, लेट्स कॉल इट ए डे। कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। टुमारो विल स्टार्ट विथ, इसको थोड़ा सा रहता है, देन विल स्टार्ट विथ रीऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है।